जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने रिस्पेक्टेड एमडी सर मिस्टर ओम पांडे सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने दोबारा फिर से मुझे अपने विचारों को रखने का मौका दिया है। मैं समझ सकता हूँ ओम सर कि आपको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके अपेक्षा, आपकी आकांक्षाओं पे खरा उतर सकूं। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ग्रेट लीडर और नेटवर्किंग में मेरे गुरु मिस्टर मनोज बनर्जी सर का, कि वो हर वक्त हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं ताकि इस नेटवर्किंग के बिजनेस में मैं आगे बढ़ सकूं। और दोस्तों, अब मैं उस टॉपिक पे आता हूं जिसके लिए आज मुझे 1 घंटा का सुअवसर प्रदान किया गया है। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि क्या हम सभी सपने देखते हैं, तो लोगों को लगेगा ये कैसी बात है। सपने तो हम सभी देखते हैं, बिल्कुल सपने तो हम सभी देखते हैं, पर सपने 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो हम रात में बंद आंखों से नींद में देखते हैं, वो सपने अगड़म बाज सपने हैं। कभी पानी में तैर रहे हैं, कभी पहाड़ से गिर गए, कभी भूत दौड़ा रहा है, कभी कुत्ता दौड़ा रहा है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। और एक सपने वो जो हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं, और जो सपने हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं वो सपने हमेशा बड़े होने चाहिए और उद्देश्य पूर्ण होने चाहिए, जिसके पूरा होने पर अपने साथ साथ लाखों लोगों का भला हो सके। जैसा सपना जेएमबीडी ने देखा है, एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का। जेएमबीडी ने एक सपना देखा है कि एक दिन 1 रुपये की कीमत $1 के बराबर हो जाए। जरा सोचिए, अगर ये हकीकत हो गया तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आमदनी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो खुशहाल जिंदगी जी सकेगा। और ये गहन अध्ययन का विषय है और साथ ही साथ गहन चिंतन का भी विषय है। आई पर्सनली लाइक एंड रेस्पेक्ट दिस ड्रीम ऑफ जेएमबीडी कि एक दिन वो 1 रुपये की कीमत $1 हो जाएगी। और मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि सपना जेएमबीडी का जल्द से जल्द पूरा हो जाए। दोस्तों, गलत क्या है, किसी को सपना दिखाना या किसी का सपना तोड़ना? जाहिर है किसी का सपना तोड़ना। और हम जेएमबीडी के जरिए लोगों को सुनहरे भविष्य का सपना दिखा रहे हैं और उस सपने को पूरा करने में मदद भी कर रहे हैं। और हम एक नेक कार्य कर रहे हैं, लोगों से लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इससे नेक उद्देश्य क्या हो सकता है जेएमबीडी से जुड़ने का? और सपने हम सबको जरूर देखने चाहिए, बड़े से बड़े सपने देखने चाहिए। दोस्तों, जब मैं रेलवे की जॉब में नहीं था, तो इससे पहले मैं कोचिंग करवाया करता था। तो एक दिन मैंने कोचिंग के किसी एक सेशन में एक लड़के से पूछा कि बताओ तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा सर एक नौकरी मिल जाए। तो मैंने पूछा तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? तो उसने कहा ग्रेजुएट हूँ। मैंने कौन सी नौकरी के लिए अप्लाई किया है? बोला सारा, ग्रुप डी, ग्रुप सी, सभी के लिए अप्लाई किया है। मैंने अच्छा, और क्या चाहते हो? एक प्यारा सा घर हो। ठीक है, और क्या चाहते हो? एक छोटी सी गाड़ी हो।
हमने बोला बस इतना ही। हाँ सर इतना ही चाहिए। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें पता है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर आईएएस एंड आईपीएस एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो उसने कहा हाँ। तो मैंने उनसे कहा तो तुमने यूपीएससी के बारे में क्यों नहीं सोचा? जब तुम उसके एलिजिबल हो तो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ग्रुप डी के बारे में क्यों सोचा? और जो जिस नौकरी की तुम तलाश कर रहे हो वो नौकरी भी तो प्रेजेंट तुम्हारे पास नहीं है और IAS की नौकरी भी तुम्हारे पास नहीं है। जिस छोटे से घर सपना तुम देख रहे हो वो सपने का घर तो तुम्हारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो तुम बड़ा महल क्यों नहीं सोचा? शानदार बंगला क्यों नहीं? जिस छोटी सी गाड़ी की बात कर रहे हो क्या छोटी सी गाड़ी तुम्हारे पास है? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा जिस छोटी सी गाड़ी के बारे में तुम सोच रहे हो वो भी तुम्हारे पास नहीं। मर्सिडीज के बारे में सोचते हैं, फरारी के बारे में सोचते हैं, वो भी तुम्हारे पास नहीं थी। छोटी सी गाड़ी भी तुम्हारे पास नहीं थी। तो अगर हम अपनी उपलब्धियों से अपने संसाधन से गरीब हैं तो एक दिन हम बड़ा बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच से गरीब हैं तो फिर दुनिया का कोई माय का लाल हमें अमीर नहीं बना सकता। पहले अमीरी हमारे सोच में लानी होगी तब वो हमारे बैंक बैलेंस में दिखेगी। आज दुनिया की हर एक चीज पहले इंसान के सोच में पैदा हुई थी फिर हकीकत बनकर हमारे सामने है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें सपने जरूर देखने चाहिए। अपने बच्चों को अपने आसपास सभी लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए कि वो बड़े से बड़े सपने देखें। अगर वो कोई कहता है कि बड़े ख्वाब मत देखो तो हम कहेंगे उनसे कि हम बड़े ख्वाब देखेंगे और एक दिन हमारे ख्वाब के अनुसार आपको अपनी जिंदगी जीनी होगी। जरा सोचिए ये मोबाइल भी एक दिन किसी का सपना था और उसने अपना सपना सच कर दिखाया है कि आज इस मोबाइल के बिना 21वीं सदी की जिंदगी की हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज उसके सपने पे हमारी जिंदगी आधारित है। इसीलिए हमें सपना जरूर देखना चाहिए और सपना हमेशा बड़ा और उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। और अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और सपने अगर सभी के सपने इतने आसानी से पूरे हो जाते, जो सपना लोगों ने देखा और वो तुरंत हकीकत में बदल जाता तो शायद कामयाबी की कोई कदर नहीं होती। बड़े सपने सपने जितने बड़े होंगे जिंदगी में उतना बड़ा चैलेंज होगा और बिना संघर्ष के कोई भी मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। सपनों को पूरा करने के लिए तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। हम अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखें जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए सभी के जीवन में संघर्ष था। सभी को लड़कर आगे बढ़ना पड़ा और जिनके सफलता बिना संघर्ष के मिली है वो इतिहास के पन्नों में नहीं दिखेंगे। इतिहास के पन्नों में तो उन्हीं का नाम दर्ज है जिन्होंने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया है। अगर बिना मेहनत के बिना संघर्ष किए सबको सफलता हासिल हो जाती तो आज हर कोई करोड़पति होता, खुशहाल होता। दोस्तों कुदरत में भी जो भी खूबसूरत स्थान है जितने भी नैसर्गिक जगह है प्लेस है टूरिस्ट प्लेस है जगहों पर पहुंचने के लिए दुर्गम रास्तों से होकर जाना पड़ता है।
कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, कहीं नदियों को पार करना पड़ता है। फिर जब इन मुश्किलों को पार करके हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें सुकून महसूस होता है। हम सारा दर्द दुख भूल जाते हैं कि रास्ते में कितने तकलीफों का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब है कि कुदरत भी हमें ये सिखाती है कि हर एक खूबसूरत स्थान, हर एक वो हसीन वादी को भगवान ने ऐसी जगह पे क्यों बनाया, वो भी बताना चाहता है कि कुछ अच्छा पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उससे लड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, संघर्ष के साथ साथ हमें अपने लाइफ में 100% देना होगा। 100%, 100% का मतलब क्या होता है? अगर कोई विद्यार्थी अभी इस वक्त मुझे सुन रहा है तो जरा गौर से सुन कि हम 100% का मतलब आज के दौर में क्या है विद्यार्थियों के लिए, और 100% होना क्या चाहिए। जब मैं कोचिंग कराता था कभी कोई विद्यार्थी नहीं आया, क्या वजह थी? सर आज साइकिल नहीं था, आज कड़ी धूप थी, आज बारिश हो रही थी। कभी कोई एग्जाम देकर आया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो कहता था सर करप्शन है, घूस देकर नौकरी हो गई। मैंने उससे पूछा कितने सीट थे, तो कहा 40 सीट थे। क्या 40 के 40 सीट घूस देकर लग गए? कहा नहीं। मैंने कहा सोचो 39 सीट करप्शन के शिकार हो गए, घूस देकर नौकरी लग गई, पर एक सीट तो होगी, कम से कम एक सीट तो होगा जो बिना घूस के चुनाव किया जाएगा। तो उसने कहा हाँ। हमने तुम्हें नौकरी के लिए कितने सीट चाहिए? तो उसने कहा एक। तो मैंने कहा तब तुम उस एक सीट पे नौकरी करोगे या पूरे के पूरे 90 44 सीट पे? उसने कहा एक। तो मैंने कहा तुम उस एक सीट के लिए कम से कम वो एक सीट तो बिना करप्शन के, बिना घूस के दी जा रही है। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम अपनी असफलता के कारण अपनी परिस्थितियों को दूसरों को देंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। जिस तरह सफलता का श्रेय हम खुद को देते हैं, उसी तरह अपनी असफलता का दोषी भी हमें खुद को मानना होगा, तभी हम जिंदगी में सफल हो पाएंगे। मैंने वो जो बहाना कर रहा था कि आज साइकिल नहीं है, आज धूप है, बारिश है, मैंने उससे ही पूछा कि समझो कहीं तुम जा रहे हो मोटरसाइकिल से और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे सर से खून निकल रहा है, तुम्हारे पाँव से खून निकल रहा है, तुम्हारी गाड़ी भी खराब हो गई है, आसपास कोई साधन भी नहीं है, वहां से हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर है, ना बस है ना ऑटो है, कुछ नहीं है, तुम कैसे जाओगे? तो उसने कहा चल कर जाएंगे। हमने कहा ठीक है। और जब चलते चलते थक जाओगे, खून बहुत ज्यादा बह गया, चल नहीं पाओगे, तो कैसे जाओगे? घसीटते हुए जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा क्यों? अब तुम साइकिल के लिए नहीं रुकोगे, ये नहीं देखोगे कि तेज धूप है? तो उसने कहा नहीं। बोले क्यों? पढ़ने आने के लिए तुम्हें साइकिल की जरूरत थी, धूप तेज थी, कभी बारिश हो रही थी, लेकिन जब जान पे बन आई तब तो तुम घसीट के भी जा रहे हो, पैदल भी जाने को तैयार हो, रेंगते रेंगते भी जाने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि हमें जिंदगी से प्रेम है, हम हर हाल में जीना चाहते हैं, हर हाल में जिंदा रहना चाहते हैं। ये होता है जिंदगी के लिए 100% देना। इसी प्रकार दोस्तों, जब हम अपने सपनों को भी अपने जिंदगी से ज्यादा प्यार करेंगे, हर हाल में अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे, तब साइकिल, बस, धूप, बारिश, साइकिल का होना, गाड़ी का होना या ना होना,
ये कुछ मायने नहीं रखेगा। तब हम अपना 100% देंगे। जैसे जिंदगी को बचाने के लिए देते हैं, वैसे सपनों को पूरा करने के लिए 100% देंगे। इसे कहते हैं 100% देना। अगर अपने सपनों से वाकई में हमें प्रेम है तो हम हर हाल में उसे पूरा करेंगे। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश करती है। बात सही है, कायनात तो अपना काम करेगी ही करेगी। पहले हमें अपने अंदर वो शिद्दत पैदा करना होगा, हमें अंदर वो आग लगानी होगी, आग पैदा करनी होगी, तब कायनात अपना काम करेगा। दोस्तों, जब भी कोई चीज बनाता है, बनाने के बाद उसे टेस्ट करता है। जैसे अगर हम कोई सरिया बना रहे, पार बना रहे, रोड बना रहे, तो उसके बाद उसका लोड टेस्ट किया जाता है। ये मकान के भार को, ब्रिज के भार को सहन कर पाएगा कि नहीं, उसके काबिल है कि नहीं। उसी तरह ऊपर वाला भी हमारे टेस्ट करता है। वो हमें परेशानियों में इसलिए नहीं डालता है कि हम टूट जाएं। वो हमें टेस्ट करता है, ये परखने की कोशिश करता है कि ये जो मुकाम मैं इसे देना चाहता हूँ ये उसके काबिल है कि नहीं। और अगर उस टेस्ट में हम पास हो जाते हैं तो वो मुकाम हमें जरूर हासिल होता है। अगर परिस्थितियों के सामने हम घुटने टेक देंगे तो मुकाम हमें हासिल नहीं होगा। परिस्थितियां, मुसीबतें हमारी क्षमता को और निखारने के लिए आती है, ना कि हमें परेशान करने के लिए आती है। अगर हम परिस्थितियों में बुरी परिस्थितियों में यूं ही हार मान जाएंगे तो हम वो एवरेज लाइफ ही जिएंगे औरों की तरह। कोई कोई बिरला ही होता है जो मुसीबत को मुसीबत नहीं देखता है, एक नई अपॉर्चुनिटी देखता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो जिंदगी में तो हर एक मार्ग पे, चाहे वो नेटवर्किंग में हो, चाहे घर में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे जॉब के लाइफ में हो, मुसीबतों का आना तय है। लेकिन ऊपर वाला ये देखना चाहता है कि हम मुसीबत को किस तरह पार करते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है कि नहीं उस मुसीबत से लड़ने का। बहुत सारे लोग अपने घुटने टेक देते हैं, वहीं रुक जाते हैं। और कोई कोई होता है कि सॉल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ जाता है और अपना मुकाम हासिल कर लेता है। दोस्तों, संघर्ष सफलता के लिए बहुत जरूरी है। भगवान नारायण ने भी नर रूप में आकर ये मनुष्य जाति को ये बात सिखाने की कोशिश की कि सफलता के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। वो तो स्वयं नारायण थे, वो चाहते तो अपने लिए खुशहाल जिंदगी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, नर रूप में आकर उन्होंने मनुष्य धर्म का पालन किया। भगवान राम संघर्ष करने के बाद ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। जरा सोचिए उनके जीवन में कितनी तकलीफें थी, कितना संघर्ष था। 14 वर्ष की उम्र में उन्हें वनवास हुआ, 14 साल के लिए। यहाँ तक कि उनकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया, लेकिन वो घबराए नहीं, वो टूटे नहीं। उन्होंने डट कर संघर्ष से सामना किया, मुसीबतों का सामना किया। और दोस्तों, नेटवर्किंग का कमाल तो त्रेता युग से होते हुए आया है। भगवान राम ने भी उस समय क्या किया, एक नेटवर्क बनाया। किसका नेटवर्क? वानरों का नेटवर्क। सुग्रीव से दोस्ती की, जामवंत की सेना का नेटवर्क। और देखते देखते नेटवर्क इतना विशाल हो गया कि उस नेटवर्क के दम पर उसने रावण के लंका पर चढ़ाई कर दी और लंका से माता सीता को सही सलामत वापस ले गया। ये नेटवर्किंग का ही ताकत है। नेटवर्क
में दम है। दोस्तों, अभी हम कोरोना काल पार करके आए हैं। कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीना, लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया भी। इस कोरोना को भी हमने नेटवर्क से ही मात दिया। कैसा नेटवर्क? कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए भी हम लोगों ने एक चेन बनाया, एक नेटवर्क बनाया। उन लोगों का नेटवर्क जो प्रोटोकॉल को मान रहे थे, कोरोना के गाइडलाइंस को मान रहे थे, जो मास्क का यूज कर रहे थे, सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे, साफ सफाई पे ध्यान दे रहे थे, बिना कारण के घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अगर इन लोगों का नेटवर्क नहीं बना होता, ये नेटवर्क अगर सही ढंग से काम नहीं करता, तो क्या हम कोरोना को मात दे पाते? नहीं मात दे पाते। दोस्तों, हर एक काम के पीछे नेटवर्क है। फिर भी लोग कहते हैं कि ये कैसा काम है, दो के साथ दो जोड़ो, एक के साथ ये जोड़ो। ये कोई काम है? हाँ, ये काम है, और एक नेक काम है, और इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। जो लोग आज हम पर हंस रहे हैं, बहुत से लोग होंगे, ये क्या काम कर रहा है, ये दो लोगों से दो लोगों को जोड़ने, हंस रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जो आज हंस रहे हैं कल रोएंगे। हमें हमारे मुकाम पे पहुंचने तो दीजिए। जब उस मुकाम पे हम पहुंच जाएंगे, तब वही लोग जो हम पे हंस रहे होंगे, वो रो रहे होंगे कि हमने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्यों नहीं इनके बातों पर विश्वास किया। हमें ऐसा करके दिखाना है एक, ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी के लिए हम मिसाल बने, लोग समझ सके कि नेटवर्किंग की ताकत क्या है। दोस्तों, मैं नेटवर्किंग से थोड़ा हट के कुछ कहना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैंने कोरोना का जिक्र किया, तो मुझे एक बात याद आ गई। मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मुझे आज मौका मिला है, तो एक दिल में बात थी, मैं उसे शेयर करना चाहूंगा। जरा टॉपिक से हटकर बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, कोरोना के समय हम लोगों ने ये देखा कि बहुत लोगों ने बहुतों की मदद की। शहर शहर में, मोहल्ले में, या हम लोगों ने भी लोगों के घर तक खाना पहुंचाया, गरीबों को खाना दिया। एक नेटवर्क बनाया अच्छे लोगों के नेटवर्क ने काम किया, अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले दुनिया में और बीमारियां नहीं थी। बीमारियां तो थी, और अभी भी है, लाइलाज बीमारियां। क्योंकि हम इंसान बहुत सेल्फिश हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी और के बीमार होने से हम मर रहे थे, इसीलिए हम दूसरों की चिंता कर रहे थे कि वो बीमार ना पड़ जाए। क्योंकि वो बीमार होने से हम मर जाएंगे। तो हम लोगों को सैनिटाइजर बांट रहे थे, सिखा रहे थे, साफ सफाई से रहो, ये करो वो करो। ये अच्छी बात है। कोरोना ने हमें जोड़ा भी, लोगों को कुछ पुण्य कमाने का मौका भी मिला, अच्छे लोगों का नेटवर्क भी बना जो लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन क्या इस मदद की जरूरत सिर्फ कोरोना के समय में थी? क्या कैंसर से लोग नहीं मर रहे हैं? क्या लोग टीबी से नहीं मर रहे हैं? और तरह तरह की बीमारियां हैं जिससे लोग मर रहे हैं। लेकिन कोरोना के लिए ही हमने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि दूसरों के मरने से हम मर रहे थे। हम सेल्फिश लोग हैं, हम पढ़े लिखे वो सेल्फिश लोग हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पे लोग लाइलाज मर जा रहे हैं, जहाँ पे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जहाँ पे एक बेटी को विदा करते करते बाप कर्जे के बोझ के तले दब के मर जा रहा है। हम एक ऐसे पढ़े लिखे समाज का हिस्सा है। जो नेटवर्क हम लोगों ने कोरोना के समय में चंद दिनों के लिए बनाया था,
सोचिए वो नेटवर्क अगर हमेशा के लिए काम करे, एक व्यक्ति को अपनी बीमारी के लिए 10 लाख 5 लाख इकट्ठा करना बड़ी बात हो सकती है, लेकिन 1000 लोगों के लिए 1000 1000 1 1 हजार रुपए इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है। अगर ये अच्छे लोगों का नेटवर्क हमेशा के लिए काम करे तो क्या इस सभ्य समाज में कोई लाइलाज मरेगा? क्या इस पढ़े लिखे समाज में कोई बाप अपनी बेटी को विदा करते कर्ज के बोझ तले दबेगा? क्या बच्चे कुपोषण का शिकार होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए जो वो अच्छे लोगों का नेटवर्क कोरोना के समय बना था, मैं आप सबसे अपील करता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं कि ये नेटवर्क, इन अच्छे लोगों का नेटवर्क हमेशा बना रहना चाहिए। नॉट ओनली फॉर कोरोना, फॉर एवरीथिंग। हमारे सोसाइटी में जितनी भी मुश्किलें हैं या कोई बीमारी है, जितनी भी आपदा विपदा है, सब में हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि हम नेटवर्कर हैं, हम नेटवर्क की ताकत को जानते हैं। इसीलिए मैंने ये बात कही कि नेटवर्क की ताकत को सोसाइटी बिल्डअप करने में भी लगाना चाहिए। और जेएमबीटी का कितना सुंदर कितना सुंदर सपना है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। ये दो वर्ड अपने आप में जेएमबीटी की कहानी बयां करता है। इसे समझने के लिए, इसके गहराई को जानने के लिए हमारे नजरों में वो नजरिया होना चाहिए। सबको ये बात समझ में नहीं है। हम जिसे भी बताते हैं कि जेएमबीटी का सपना है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, फिर प्लान दिखाते हैं तो वो सोचता होगा ये कमाई का जरिया है, ये स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत में खुद को समृद्ध करने का जरिया है। लेकिन नहीं, ये बात जेएमबीडी के थ्रू हम एक दिन साबित करेंगे कि वाकई में जेएमबीडी का सपना भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का है। हमारा काम लोगों को जागरूक करने का है। पहला काम है कि हम लोगों को जागरूक करें, उसके बाद उसे बिजनेस में जोड़ने का है। जब हम अपना प्लान, जो परेशानियां फील्ड में हमें आती है, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। जब हम जाकर लोगों को बताते हैं कि हमारा ये प्लान है, ये है, तो सामने वाले से कभी अच्छा रिएक्शन भी आता है, कभी कभी बुरा रिएक्शन भी आता है, कुछ अटपटे सुनने को भी मिलते हैं। इससे कोई बात नहीं दोस्तों, इन सब का हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी लोगों के एक्शन पे नहीं बल्कि हमारे रिएक्शन पे डिपेंड करती है। सामने वाले ने क्या कहा, सामने वाले ने अगर हमें गाली भला बुरा कहा, उससे हमारी जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिंदगी में कब पड़ता है? जब उसके भला बुरा कहने पर हम गुस्सा हो रहे हैं, हम नाराज हैं, तब इफेक्ट पड़ता है। उसके गाली देने से, उसके बुरा भला कहने से इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि उसके रिएक्ट करने से इफेक्ट पड़ता है। लाइफ इज मोर अबाउट आवर रिएक्शन अदर्स एक्शंस। अगर हम दूसरों के बातों पे नाराज होकर नेटवर्क करना छोड़ दें, माइंड अपसेट कर ले या उससे झगड़ा कर ले, मारपीट कर ले, नॉट ओनली बिजनेस में, समाज में भी जब कोई हमें कुछ कहता है, भला बुरा कहता है, बोलता है, तो उनके बातों पे तुरंत आप गुस्सा हो जाए, हम तुरंत गुस्सा हो जाए और उसको भी बदले में कुछ बोल दे, भला बुरा कह दे, मारपीट कर ले। नतीजा क्या होगा? अगर लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई तो हम जेल में होंगे। तो इससे इफेक्ट पड़ता है, हमारे रिएक्शन से इफेक्ट पड़ता है। गुस्सा किसे नहीं आता? मुझे भी कोई भला बुरा कहेगा तो ऑब्वियस है मुझे गुस्सा आएगा, और आना लाजमी भी है। गांधी जी को भी गुस्सा आया होगा जब उन्हें चलती ट्रेन से अधनंगा फकीर कहकर फेंक दिया गया। पर क्या गांधी जी ने ट्रेन जला दी? नहीं, उन्होंने गुस्से को पाल कर रखा
और अंदर के आग को बनाए रखा और उस आग को इतना विशाल रूप धारण किया, कुछ ऐसा करके दिखाया कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का सफाया कर दिया। इसीलिए जब हम नेटवर्किंग के लिए निकलते हैं, अपना बिजनेस करने के लिए निकलते हैं, तो बहुत से लोग बहुत कुछ कहते होंगे, हाँ एक दिन करोड़पति बन जाएगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, ये तो मर्सिडीज में घूमेगा। गुस्सा तो आता है दोस्तों, पर गुस्से को काबिल पालना है और उस गुस्से को ऐसे दिशा में लगाना है कि जो आज गाली दे रहे थे, कल वो हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए लोगों से ये कहता फिर, हाँ मैं इस शख्स को तो जानता हूँ, मेरे पड़ोस में ही रहता है, किसी भी तरह से हमसे नाता जोड़ना चाहे। जो आज हम पे गालियों की बौछार कर रहे थे, बारिश दे रहे थे, भला बुरा कर रहे थे, कल हमें फूल की माला पहना है। उसका रिएक्शन तुरंत, रिएक्शन एक्शन का ऊपर जवाब तो देना है पर तुरंत नहीं देना है। रिएक्शन को विनाश में नहीं, निर्माण में लगाना है और उसे अपनी ताकत बनाना है, ताकत बनाकर आगे बढ़ना है। दोस्तों, नेटवर्किंग एक, मैं तो मानता हूँ नेटवर्किंग से अच्छा बिजनेस, अच्छा काम कोई भी नहीं है। क्यों? यहाँ पे हम लोगों से लोगों को जोड़ते हैं, उनके वो कामयाब हो, हम ये सपना देखते हैं कि हमारे साथ अभी कामयाब। संसार में दूसरा ऐसा कोई भी जहाँ हम ये चाहते हैं कि हमारा साथ वाला हमसे आगे निकल जाए, हम कभी नहीं चाहते। लेकिन नेटवर्किंग ही एक ऐसा काम है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे साथ वाला आगे बढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। ये लोगों को जोड़ने का काम है, ना कि तोड़ने का। बाकी दुनिया में तो हर कोई तोड़ रहा है, लोगों को लोगों से जुदा कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे जुदा कर रहा है, कोई जाति के नाम पे जुदा कर रहा है, कोई रंग रूप के नाम पे जुदा कर रहा है। पर हम तो नेक काम कर रहे हैं, हम तो लोगों को लोगों से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़िए, आगे बढ़िए और देश को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, हमारे साथ रहिए। जेएमबीडी का कितना खूबसूरत सपना है। जब मैंने ये पढ़ा, जब मैंने ये जाना कि जेएमबीडी के संस्थापक चाहते हैं कि एक दिन 1 रुपये की कीमत $1 हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, हमने कभी इतना गहन अध्ययन किया ही नहीं। कितनी खूबसूरत बात है कि कभी 1 रुपये की कीमत $1 के बराबर हुआ करती थी, या आज 1 रुपये की कीमत $75-76, ना जाने कितना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पार चला गया है। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि जो भारत देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज 1 रुपये की कीमत इतने डॉलर के बराबर। तो इस सपने को पूरा करने के लिए हम सभी को जेएमबीडी का साथ देना चाहिए और इस सपने को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये भी देशभक्ति दिखाने का तरीका है। केवल वर्दी पहनकर सरहद पे गोली खाना है देशभक्ति नहीं, बल्कि यूं कहे, एक छोटे से लफ्जों में कहूँ, छोटी सी बात, कि पान गुटखा खाकर यहाँ वहाँ नहीं थूकना भी देशभक्ति है। ये भी देश हित के लिए बहुत बड़ा काम है। हर एक वो शख्स, हर एक वो इंसान जो अपना काम ईमानदारी से करता है, देश की उन्नति में उसका योगदान है। चाहे वो जूता सिलाई करने वाला मोची ही क्यों ना हो, चाहे वो हीरे का व्यापारी ही क्यों ना हो। उसी तरह नेटवर्किंग में किया गया हमारा परिश्रम, नेटवर्किंग में लगाया गया हमारा ज्ञान और नेटवर्किंग को दिया गया हमारा समय,
ये भी देश हित में जाएगा और हमारे देश को आगे बढ़ाए। हमें कुछ कुछ चीजें होती है जिसका रिजल्ट तुरंत मिलता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है जिसका रिजल्ट शुरुआत में समझ में नहीं आता है, शुरुआती दौर में उससे कुछ परिणाम नजर नहीं आते हैं। वैसे ही एक काम में नेटवर्किंग में है। जितना विशाल सपना और जितने बड़े ख्वाब हम लोगों को दिखाते हैं, यहीं पे कुछ लोग गलत अनुमान लगा बैठते कि हम आज नेटवर्किंग शुरू करेंगे और कल करोड़पति बन जाएंगे, कल से लाखों करोड़ों हमारे अकाउंट में आने लगे। जो ऐसा सोचकर नेटवर्किंग में जुड़ते हैं वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, क्योंकि जल्दी हकीकत का सामना हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जब हम प्लान बताते हैं लोगों को 17 महीने में करोड़पति बनने का, तो उनको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी जुड़ने की शर्त बताते हैं कि ऐसा 3,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, ये है वो है, तो दोस्तों कुछ लोग जो जितनी उत्साह के साथ 17 महीने में करोड़पति बनने के लिए आंखें चमक उठती है, उसी 3,000 5,000 को सुनकर वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है कि अब ये हमें लपेटे में ले रहा है। ऐसे लोग भी हैं, हालांकि सभी नहीं है। मैं नेगेटिव को इसलिए ला रहा हूँ कि पॉजिटिव रिजल्ट तो हम जानते हैं और जो होगा वो हमें हासिल होगा, लेकिन नेगेटिविटी से हम मायूस ना हो जाए, इसीलिए मैं उससे तो मैंने जो फेस किया है मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं 3,000 5,000 15,000 सुनने के बाद नहीं, ये मैं हेल्थ प्रोडक्ट लेके क्या करूंगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं प्रोडक्ट बहुत महंगा है। जिनको जो कहना है कहे, उनको ये ज्ञान नहीं है कि 3,000 रुपए के बदले हम एक ऐसा बीज जमीन में बो रहे हैं जो आगे चलकर एक बड़े वृक्ष का रूप धारण करेगा, और उसमें जब फल लगेंगे तो हमारे आने वाली कई पीढ़ियों का भरण पोषण कर सकता है। ये जो चीज हम देख पा रहे हैं, जो पॉजिटिव लोग देख पा रहे हैं, जो नेटवर्क की ताकत को जानते हैं, वो जो पारखी नजर से इस बिजनेस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो ये नजरिया लेकर इस बिजनेस से जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और सही जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट किए। वो 3,000 रुपये से या 5,000 से 15,000 से जिस बीज का रोपण आज अपने हमारी जिंदगी में कर दिया है, उस बीज के अंदर छिपे वृक्ष को जिन लोगों ने देख लिया है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ बस उस पेड़ के, उस वृक्ष के बड़ा होने का इंतजार कीजिए। एक दिन वो इतना फल देगा कि हम अपना भरण पोषण तो करेंगे ही, अपने आने वाली कई पीढ़ियों का भी पेट भरेंगे और उनके ख्वाब को पूरा करेंगे। दोस्तों, जितने भी लोग आज हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, मैं मानता हूँ उसमें से करीबन 80 से 85% ये ऐसे लोग होंगे जो और कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनको खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है। मैं भी नौकरी में हूँ, सीनियर रेलवे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ नेटवर्किंग केवल कमाने और खाने के लिए नहीं, और जो लोग इसे सिर्फ खाने और कमाने का धंधा सोचते हैं, वो मैं मानता हूँ कि वो इस दिशा में काफी दूर नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, नेटवर्किंग हमारे सपनों को पूरा करने के जगह, हमारे ख्वाबों को पूरा करने के जगह
आज मैं नौकरी में रहते हुए भी मैंने इस लाइन का चुनाव क्यों किया है? मेरी तरह ऐसे कई पीड़ित लोग हो गए जो ये जानते होंगे कि आज के दौर में नौकरी में क्या हालत है। मैं खुद नौकरी करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसी को हाथ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग मेरी बातों को सुन रहे और कहीं पे भी कार्यरत थे, किसी भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट, वो जानते होंगे कि आज नौकरी की दशा क्या है। आज स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। पैसा तो मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट के रूप में और भी बहुत कुछ मिल रहा है। बाय प्रोडक्ट के रूप में टेंशन मिल रहा है, बीपी हाई हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, और परिवार में भी तनाव हो रहा है। परिवार में क्यों तनाव हो रहा है? बड़ी अजीब सी दास्तां है लोगों की। सब जब पैसे नहीं होंगे तो यही, मैं, हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसे भी है लोग। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आपकी पत्नी कहेगी ये भी क्या जिंदगी है, हर चीज के लिए सोचना पड़ता है, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन जब उसी पैसे के पीछे आप भागोगे, जब पैसा भरपूर आएगा, फिर आप टाइम नहीं दे पाओगे, तो फिर वही कहेंगे अरे यार ये भी कोई जिंदगी है, जब देखो सिर्फ पैसा पैसा पैसा, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है, ना कहीं घूमना ना फिरना, दोनों तरफ से फंसते हैं। और आज के डेट में नौकरी की ये हालत है कि दोनों चीज होना प्राय प्राय असंभव है। पैसा तो मिलता है तो कहीं समय नहीं मिलता, कहीं समय ज्यादा है तो पैसा कम है। ये रोना तो लगा ही रहेगा और हमेशा ही रहेगा। लेकिन इन सब चीजों को मैं झेलता हुआ आया हूँ, 10 साल से देखता हुआ आया हूँ, बहुत करीब से देखा है मैंने। इसके पहले भी मैं बहुत से प्राइवेट जॉब में भी था, 2-3 सरकारी नौकरी और छोड़कर मैं आया हूँ, देखा हूँ। तब जाकर मैंने इसका चुनाव किया है और समझा है कि ना, ये ही एक ऐसा फील्ड है कि अगर मैं इसमें सक्सेस हो गया तो एक दिन मेरे पास पैसे की भी आजादी होगी और समय की भी आजादी होगी। इसी एक मकसद को पूरा करने के लिए मैं नेटवर्किंग से जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूंगा जब तक कि मेरे सपने पूरे नहीं हो जाते। दोस्तों, नेटवर्किंग जितने, जब हमें कोई समझाता है, हम किसी समझा, जब हम सुनते हैं तो एक पल के लिए लगता है कि हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बड़े जोश जुनून के साथ कोई जुड़ भी जाते हैं। लेकिन धीरे 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 हौसला पस्त होने लगता है जब कोई जुड़ता नहीं है। समझाने के बाद भी वो ना कर देता है तो हम होपलेस हो जाते हैं। लेकिन ये होपलेस होने का समय नहीं है, वक्त नहीं है। दोस्तों, सोचो, 15 बार चुनाव हारने के बाद अब्राहम लिंकन देश का राष्ट्रपति बना। 60 साल की उम्र में केएफसी ने अपना बिजनेस शुरू किया। थॉमस एल्वा एडिसन ने 1001 एक्सपेरिमेंट में बल्ब का आविष्कार किया। बात राष्ट्रपति बनने की नहीं है, बात बल्ब का आविष्कार करने के नहीं है। तारीफ तो इस बात की है कि 15 बार हारने के बाद भी वो इंसान 16वीं बार के लिए खड़ा हुआ। 1000 एक्सपेरिमेंट में फेल होने के बाद भी उसने 1001 बार कोशिश की। तारीफ इस बात की है। अगर हम भी 1000 बार ना सुनने को तैयार हैं, आप भी ना सुनने को अगर तैयार हैं,
तो ये नेटवर्किंग हमारे लिए है, और सिर्फ हमारे लिए। हम जितना ना सुनेंगे उतना ही नेटवर्किंग में हमारा भविष्य उज्जवल है। ना, इसलिए मैंने कहा कि वो एक हाथ तो पॉजिटिव है ही, उससे तो हमारा लाभ मिलेगा ही। लेकिन ये भी सच्चाई है नेटवर्किंग में कि हम 100 लोगों को बोलते हैं तो 20-30 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उसमें भी 10 लोग 8 लोग ज्वाइन करते हैं। तो ज्यादातर शुरुआती दौरों में हमें ना ही सुनने को मिलता है। अगर इस हम ना से घबरा गए, होपलेस हो गए और अपनी आशाएं छोड़ दी, अपने सपनों को भूल गए हैं, तो हम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाबी के लिए दृढ़ संकल्प रहना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है और 1000 बार गिर कर भी उठने को तैयार है, तो एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी, ये तो तय है। और ऐसी सफलता मिलेगी कि आने वाले समय में लोगों के लिए मिसाल हो। बस हमें अपना धैर्य बनाए रखना है, अपना हौसला बनाए रखना है और हर रोज अपने नॉलेज को अपडेट करना है। अपने अपलाइनों से, अप लीडरों से जो कुछ भी सीखने को मिलता है वो सीखना है। सीखने की ना कोई उम्र होती है, ना कोई सीमा होती है। जितना सीखेंगे उतना ही कम है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने बंगाल के सभी लीडरों का। ऑल आर वेरी हेल्पफुल। सबसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और जब भी मुझे उनकी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, वो मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे तो मुझे विश्वास है कि एक दिन हम अपना मकसद जरूर पूरा करेंगे और जेएमबीटी के नाम को भी बहुत आगे लेकर जाएंगे। और दोस्तों, जाते जाते मैं बस एक 4 लाइनें कहना चाहूंगा जो मैंने खुद लिखी है कि मत सोच के हाथ के लकीरों में क्या लिखा है। मत सोच के हाथ के लकीरों में क्या लिखा है, बस ये सोच कि खुली आंखों से ख्वाब क्या देखा है। जय माता दी।